डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 13 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का मैस्कॉट किसे बनाया गया है? यहाँ पर सही आंसर है ए, बजरंगबली। फ्रेंड्स, बजरंगबली को एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की जा रही है, उस चैंपियनशिप का उनको ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 12 जुलाई से 16 जुलाई तक के बीच वहां पर आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स, मेजबान देश की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मैस्कॉट का चयन करती है। यहाँ पर जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है वो हर 2 साल में आयोजित कराई जाती है। 2021 में ये चैंपियनशिप चाइना में होनी थी, मगर कोविड की वजह से वहाँ पर ये चैंपियनशिप नहीं हो पाई थी। इससे पहले 2019 में ये चैंपियनशिप कतर की राजधानी दोहा में कराई गई थी। फ्रेंड्स, ये 25वीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है और ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा। यहाँ पर एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के 50 साल पूरे हो रहे हैं, वो अपनी गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट कर रहा है। इसी के साथ ये 25वीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये थाईलैंड के बैंकॉक में हो रही है और यहाँ पर ऑफिशियल मैस्कॉट हैं बजरंगबली जी। और साथ में यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखना है कि एशियन एथलेटिक एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट 1973 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं कादरी दहलाल जुमान अल अहमद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरी डिटेल्स आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यहाँ पर उड़ीसा कैबिनेट ने कुई भाषा को संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल करने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, भारत का जो 8वां शेड्यूल है वो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है और इसके अंदर हमको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। इससे पहले 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल्स हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषाओं से डील करते हैं, तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 उसमें जो आर्टिकल्स हैं 343 से लेकर 341, ये सभी आर्टिकल्स आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर नोट करना है। आइए थोड़ा अब कुई भाषा के बारे में जान लेते हैं। कुई भाषा कोंड, कांत और कोद जनजाति के द्वारा बोली जाती है। फ्रेंड्स, ये मुख्यतः उड़ीसा में बोली जाती है और इस भाषा को लगभग 9 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। आइए थोड़ा उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इस समय वहाँ के राज्यपाल हैं गणेश जी लाल। इन पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पर नोट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक टैली में टॉप किया है। यहाँ पर भारत ने कुल मिलाकर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और यहाँ पर वो टॉप पर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिया। भारत की तरफ से जिन 4 लोगों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ध्रुव अडानी बेंगलोर से, ईशा पेडनेकर कोटा राजस्थान से, मेघ छापदा जालना महाराष्ट्र से, रोहित पांडा रिसाली छत्तीसगढ़ से। इस प्रतियोगिता में 76 देशों के 293 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जहां पर भारत ने टॉप किया है और यहां पर भारत ने 4 गोल्ड मेडल के साथ टॉप किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में किसे अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? यह सम्मान भारत के सेल्वा प्रभु तिरुमरन को दिया जाएगा। सेल्वा प्रभु ट्रिपल जंपर हैं जो तमिलनाडु से आते हैं। पिछले साल कोलंबिया में जो वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 18 वर्षीय सेल्वा को यह पुरस्कार एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा उसकी 50वीं वर्षगांठ पर बैंकॉक थाईलैंड में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर किसको मिल रहा है ये अवार्ड? सेल्वा प्रभु तिरुमारन को अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है जो दिया जा रहा है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम कंट्रीज इन न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 से 15 जुलाई के बीच विदेशी दौरे पर रहने वाले हैं। वो फ्रांस के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को भी विजिट करेंगे 15 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, आज हम संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को कंट्रीज इन न्यूज में डिस्कस करने वाले हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, इसकी मुद्रा है दिराम, पड़ोसी देश हैं ओमान और सऊदी अरब, इसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सऊदी अरब अमीरात
ने 2 दिसंबर 1971 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल की थी। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। फ्रेंड्स, ईरान और सऊदी अरब प्रायद्वीप को हॉर्मस जल संधि अलग करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पर्शियन गल्फ और गल्फ और ओमान को जोड़ता है। इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अगर हम बात करें सऊदी अरब अमीरात के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो जेबल जैस, जिसकी ऊंचाई 1093 मीटर है, वो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है यूएई का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंट्रीज इन न्यूज में यूएई को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केर पूजा किस राज्य से संबंधित है? केर पूजा हमको त्रिपुरा में देखने को मिलती है। त्रिपुरा में कार्ची पूजा के बाद केर पूजा का आयोजन किया जाता है। केर देवता त्रिपुरा के लोगों के लिए संरक्षण के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वहाँ के लोगों का यह विश्वास है कि केर बुरी शक्तियों को दूर करते हैं और लोगों की भलाई का काम करते हैं। यहाँ पर आपको इस बात को भी नोट करना है कि केर पूजा मुख्यतः हलम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस समय हैं मनिक शाह और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था और इसी दिन मणिपुर और मेघालय भी अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान द्वारा सुपर फ्लेक्सिबल कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। बेसिकली ये जो मटेरियल है इसको नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल बोला जा रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे मोबाइल फोन्स आने लगे हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हो। टच स्क्रीन मोबाइल्स को आप फोल्ड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसी दिशा में ये जो टेक्नोलॉजी है और आगे बढ़ती है और यहाँ पर अब बड़े गैजेट्स को भी इजीली फोल्ड करा जा सकेगा। ये जो मटेरियल यहाँ पर विकसित किया गया है इसी चीज को पॉसिबल करने वाला है। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली सिलिकॉन चिप से बनते हैं। इनका मुख्यतः यूज हमको कंप्यूटर में, सेल फोन्स में, गैजेट्स में, गाड़ियों में, माइक्रोवेव ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इनका उपयोग हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो खोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स पर आने वाली जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वो डिपेंड करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज होने वाली है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर की ऐश गार्डन ने ये कीर्तिमान हासिल किया है, जहाँ पर वो इकलौती ऐसी क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले उन्हें दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। और फ्रेंड्स, अब उन्हें जून 2023 में फिर से एक बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स, जून में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ श्रीलंका के हसरंगा बने हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि ऐश गार्डनर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जो 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय एथलेटिक ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रवीण कुमार ने पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ये प्रतियोगिता पेरिस में आयोजित की जा रही थी। यहाँ पर इस जीत के साथ प्रवीण कुमार जो पेरिस में पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको ये बात भी नोट करना चाहिए कि इंडिया के प्रवीण कुमार पहले ऐसे पैरा एथलीट्स बने हैं जिन्होंने हाई जंप के अंतर्गत कोई भी मेडल हासिल किया है और यहाँ पर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस बात को भी नोट करना है। 2024 के जो ओलंपिक्स हैं वो भी पेरिस में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे और 2024 के जो पैरा ओलंपिक्स हैं वो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। इस पॉइंट को भी नोट करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? फ्रेंड्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, जिसका जिक्र आप समय समय पर न्यूज में सुनते होंगे, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ईडी काम करती है। यहाँ पर ईडी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, हाल ही में ईडी इसलिए चर्चा में थी क्योंकि ईडी में जो डायरेक्टर पद होता है उनके टेन्योर में चेंजेस किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, जिसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन किए गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ईडी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये बात तो जान ही गए हैं कि ईडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करती है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, ईडी का बेसिकली ये काम होता है कि जो भी देश में आर्थिक अपराध हो रहे हैं उनसे वो लड़े।
उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिनके तहत ईडी कार्रवाई करती है, जैसे कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी के साथ फ्रेंड्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट जो 2018 में आया था, उसके तहत भी ईडी काम करती है। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत की जाती है। केंद्र यहाँ पर एक कमेटी का गठन करता है जो यहाँ पर डायरेक्टर के पद के लिए उचित व्यक्ति को नॉमिनेट करती है। इस अपॉइंटमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना है। साथ में यहाँ पर अदर मेंबर्स रहते हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू, और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर रहते हैं। ईडी के डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो संशोधन किया गया था उसके तहत यहाँ पर 3 बार 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता था ईडी के डायरेक्टर को, जिससे यहाँ पर ईडी के डायरेक्टर के पद पर कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 5 साल तक कार्य कर सकता था। इसी संशोधन को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त मौजूदा ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा को जो एक्सटेंशन दिए गए हैं उनको इनवैलिड यानी कि गैर कानूनी ठहराया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ईडी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। डीजीएनएसएस सागर संपर्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाला द्वारा किया गया है। बेसिकली सागर संपर्क स्वदेशी रूप से विकसित डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि समुद्र में शिप्स का मूवमेंट सुरक्षित हो, ये इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लोकेशन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट का यूज किया जाता है, और उसमें अगर कुछ एरर आ जाए, उसमें अगर कुछ अनियमितताएं आ जाएं, तो उनको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया गया है इंडिया द्वारा, जिसको हम सागर संपर्क बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इससे हम देखेंगे कि मरीन नेविगेशन बहुत स्मूथ और बहुत सुरक्षित हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिपिंग के 6 लोकेशन में इंस्टॉल किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सागर संपर्क, इसको आप नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 13 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फैक्ट शीट का। तो फ्रेंड्स आज की फैक्ट शीट में हम मार्च के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मार्च के इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, और साथ में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है, और इसी दिन सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे को भी मनाया जाता है। मार्च के पहले फ्राइडे के दिन कर्मचारी प्रशंसा दिवस, एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे को मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस डे और 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाई फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में जो 22/7 की वैल्यू होती है उसको हम पाई बोलते हैं। 15 मार्च को फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट दिवस विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोएट्री डे और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम मनाते हैं। 22 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 मार्च को फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड होता है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे होता है, और 31 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मार्च के महीने में जो भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 13 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहीं पर एंड करते हैं आज का सेशन। कल फिर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के सेशन में मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें